जरा सोचिए, आप एक सुबह उठे और पूरी दुनिया अचानक अंधेरे में डूबी। न बिजली, न इंटरनेट, न सरकार और न कोई नियम कानून। हर तरफ बस केओस और लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन चुके। ऐसे हालात में अगर एक फैमिली इस टूटी हुई दुनिया के बीच सरवाइव करने की कोशिश करे तो क्या वो बच पाएगी? इसी सवाल के साथ शुरू होती है आज की हमारी ये पोस्ट एपोकैलिप्टिक सर्वाइवल मूवी, जिसकी कहानी आपको हिला कर रखती। तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग स्टोरी की। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटेड रेडियो फ्लैश। कहानी की पहली झलक हमें एक वर्चुअल रियलिटी गेमिंग सेंटर में दिखती है। यहाँ पर सैकड़ों गेमर्स नई टेक्नोलॉजी में डूबे हुए हैं, सब अपने अपने गेम में मग्न हैं। इन्हीं में से एक लड़की है रीस, जो अक्सर अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आती है, लेकिन आज उसे अचानक ये एहसास होता है कि हमारी पूरी लाइफ कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न डिवाइसेस पर डिपेंड हो चुकी है। बिना इसके दुनिया कैसी होगी ये कोई शायद इमेजिन भी नहीं कर सकता है। शाम होते ही रीस अपने घर लौटती है, जहाँ पर उसका फादर क्रिस डिनर पर उसका इंतजार कर रहा होता। रीस की माँ कई साल पहले गुजर चुकी थी और तब से क्रिस ने अकेले ही अपनी बेटी को पाला है। वो दोनों आराम से खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। और सिर्फ उनके घर की ही नहीं, बाहर पूरी स्ट्रीट में यही हालात होते हैं। और फिर एक झटके में सब कुछ बंद हो जाता है। टीवी, फ्रिज, लाइट्स और हर इलेक्ट्रिक डिवाइस डेड हो जाता है। चारों तरफ कंप्लीट ब्लैकआउट। शुरुआत में क्रिस समेत बाकी लोगों को भी यही लगता है कि ये कोई नॉर्मल पावर कट होगा और थोड़ी देर में इंजीनियर सब कुछ ठीक करते। लेकिन तभी रीस नोटिस करती है कि उसके सेलफोन में भी सिग्नल नहीं है। यानी सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि नेटवर्क, कम्युनिकेशन और बाकी सारे सिस्टम्स भी एक साथ ठप हो चुके हैं। अब ना किसी से कोई कांटेक्ट कर सकता है और ना ही किसी तरह की हेल्प मांग सकता है। क्रिस अब भी इसे कैजुअली लेता है और मजाक में कहता है कि अच्छा हुआ, कम से कम कुछ घंटों तक लोग डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहे। अब इसी बीच रीस अपना आईपैड चलाती है और दोनों मिलकर पुराने फोटोज और वीडियोस को देखने लगते हैं। जब रीस की माँ जिंदा थी, बातें करते करते वो दोनों सोफे पर ही सो जाते। लेकिन रात के बीच रीस की नींद एक अजीब सी आवाज से खुलती है। ये आवाज उनके घर के पीछे बने वेयर हाउस से आ रही है। रीस अकेले ही वहाँ पर जाकर देखती है और पता चलता है कि ये आवाज एक पुराने रेडियो से आ रही है। असल में ये वेयर हाउस कभी एक लैब हुआ करता था, जहाँ पर रीस के ग्रैंडफादर, जिनका नाम फ्रैंक था, रेडियो और साउंड वेव्स पर एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। कुछ साल पहले फ्रैंक अकेले रहने जंगल में चले गए थे और अब वो वहीं पर रहते हैं, लेकिन उनका काफी सामान अब भी यहाँ पर पड़ा हुआ था। रीस समझ जाती है कि रेडियो से आ रही आवाज उसके दादा फ्रैंक की है, जो सेलफोन्स के बंद हो जाने के बाद जंगल से रेडियो के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और फाइनली संपर्क होने पर फ्रैंक एक शॉकिंग रिवील करता है। उसकी रिसर्च के हिसाब से ये ब्लैकआउट कोई नॉर्मल घटना नहीं है। फ्रैंक बताता है कि ये सिर्फ उनके देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक साथ हुआ है। यानी ये किसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक, और शायद अब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी या मॉडर्न डिवाइसेस वापस काम नहीं करेंगे। दुनिया अब परमानेंटली बदल चुकी है। फ्रैंक रीस को सलाह देता है कि वो और उसका पिता क्रिस सुबह होते ही जरूरी सामान, राशन और पानी इकट्ठा करे और उसके जंगल वाले घर आ जाए। शहरों में हालात बहुत जल्द बिगड़ने वाले। जंगल में रहकर खेती और हंटिंग के जरिए वो लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं। वो रीस को पेपर मैप और एक रेडियो फोन के बारे में भी बताता है, जिसकी मदद से वो दोनों वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये सब सुनकर रीस डर जाती है। सुबह होते ही वो अपने पिता को जगाकर ये सारी बातें बताती है जो उसको फ्रैंक से पता चली। लेकिन क्रिस इसे सीरियसली नहीं लेता है। उसको लगता है कि उसके पिता फ्रैंक सालों से रिसर्च में डूबे हुए हैं और पिछले कई सालों से जंगल में अकेले रह रहे हैं, इसीलिए उनकी बातों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। क्रिस मानता है कि उन्हें शहर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके बाद रीस फ्रैंक से क्रिस की बात करवाती है। फ्रैंक क्रिस को समझाने की कोशिश करता है कि इस सिचुएशन को लाइटली लेना बहुत खतरनाक होगा। अगर उसे अपनी बेटी की सेफ्टी की चिंता है तो उन्हें अभी सिटी छोड़नी होगी। फ्रैंक बोलता है कि जैसे ही सोशल स्ट्रक्चर टूटता है, रूल्स और लॉज खत्म हो जाते हैं और अगले 1-2 दिनों में फूड सप्लाई भी बंद हो जाएगी। लूट और वायलेंस शुरू हो जाएगा और सड़कों पर सबसे डेंजरस चीज होगी लोगों की भीड़। ये सब सुनकर क्रिस को भी लगता है कि रिस्क लेना सही नहीं है। आखिरकार वो रीस की बात मान लेता है। वो दोनों जल्दी से अपने घर से जरूरी सामान, टूल्स, राशन और पानी कार में लोड करने लगते हैं। उधर बाहर हालात और ज्यादा टेंस होते जा रहे थे। लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये ब्लैकआउट कैसे हुआ है। हर कोई पुलिस से जवाब मांग रहा था और इसी केओस के बीच
रीस और क्रिस एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अब यहाँ पर सवाल यही था कि जब पुलिस को खुद ही कुछ नहीं पता है तो वो लोगों को आखिर क्या जवाब दे। उधर इसी कंफ्यूजन और पैनिक के बीच क्रिस और रीस अपनी कार लेकर सिटी से बाहर निकलने लगते हैं। फ्रैंक ने रेडियो पर जैसा कहा था उसी हिसाब से वो रास्ते में एक स्टोर पर रुकते हैं ताकि बाकी जरूरी सामान, राशन और पानी ले सके। लेकिन जैसे ही वो स्टोर के अंदर जाते हैं वहाँ का सीन देखकर वो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। अंदर भारी भीड़ थी, लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, शेल्फ्स खाली हो चुकी थी। सिर्फ एक ही दिन में फूड और वाटर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था क्योंकि हर कोई बिना सोचे समझे सब कुछ उठाकर ले जा रहा था। यहीं पर क्रिस को साफ समझ में आ जाता है कि उसके फादर फ्रैंक बिल्कुल सही कह रहे थे। दोनों अब और भी ज्यादा जल्दी में सिटी से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन आगे जाकर उन्हें पता चलता है कि शहर से बाहर जाने वाले ऑलमोस्ट सारे ब्रिजेस गाड़ियों से जाम है। हर कोई अपनी सेफ्टी और सर्वाइवल के लिए भाग रहा है। जहाँ थोड़ी दूरी पर आगे बढ़ती है उनकी कार भी एक मैसिव ट्रैफिक जैम में फंस जाती है। बाहर देखने पर दिखता है कि बीच रोड पर बसेस और कार आपस में क्रैश हो चुकी है, जिसकी वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कभी भी कोई कहीं नहीं जा पाएगा। रीस ये देखकर और डर जाती है कि एक्सीडेंट में कई लोग बुरी तरह इंजर्ड, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा है। हर इंसान सिर्फ खुद के बारे में ही सोच रहा है। इसी बीच गुस्से में एक आदमी अपनी कार से जोरदार टक्कर मारकर रास्ता बनाता है। उसके पीछे बाकी लोग भी निकलने लगते हैं। क्रिस और रीस पहले तो गुस्सा होते हैं कि ये लोग इंजर्ड लोगों को ऐसे कैसे छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर वो भी मजबूरी में वही करते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि जब जान पर बनाती है तो इंसान किसी और के बारे में नहीं सोचता। पूरा दिन लगातार ड्राइव करने के बाद शाम ढलने लगती है और तभी अचानक सामने से एक आउट ऑफ कंट्रोल ट्रक आकर उनकी कार से टकरा जाती है। टक्कर इतनी तेज होती है कि उनकी कार सड़क से फिसलकर साइड के पेड़ से जा टकराती है। इसके बाद पूरी रात रीस गाड़ी में ही बेहोश रहती है। सुबह उसकी आंख खुलती है। वो नोटिस करती है कि लकीली उसको ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उसके फादर क्रिस की हालत बहुत खराब होती है। उसके स्पाइन एरिया में सीरियस इंजरी थी। फिर भी वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में फ्रैंक के जंगल वाले घर तक पहुंचना था ताकि क्रिस का इलाज हो सके। अब वो दोनों मेन रोड छोड़कर जंगल की तरफ से चले लगते हैं। वजह साफ थी कि उनके पास काफी सप्लाईज थी और मेन रोड पर बाकी लोग उन्हें लूट सकते थे। दूसरी ओर फ्रैंक को भी चिंता होने लगती है क्योंकि दूसरा दिन भी खत्म होने वाला था और अब तक क्रिस और रीस वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। फ्रैंक समझ जाता है कि कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है। इधर चलते चलते क्रिस की हालत और बिगड़ जाती है। रीस उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है। वो उसको पानी पिलाती है, जिसके बाद वो उसके वुंड्स को चेक करती है। तभी उसको रियलाइज होता है कि क्रिस को कितनी डीप इंजरीज है। और हैरानी की बात ये थी कि क्रिस ने अब तक कुछ भी नहीं कहा था। वो चुपचाप चल रहा था सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बेटी सेफ रह सके। क्रिस के लिए अब बस एक ही मोटिव बचा था, किसी तरह रीस को उसके फादर फ्रैंक के घर तक पहुंचा देना। लेकिन ज्यादा दूर चलने के बाद उसकी बॉडी जवाब दे देती है। पूरे एक दिन पैदल चलने के बाद वो अचानक नीचे गिर पड़ता है। रीस पूरी तरह टूट जाती है। वो रोते हुए हेल्प मांगने के लिए चिल्लाती है और आसपास दौड़ने लगती है। जहाँ थोड़ी दूर जाने पर उसे एक फार्म दिखाई देता है जो ग्लेन नाम के फार्मर का होता है। रीस की हालत देखकर ग्लेन तुरंत अपनी कार निकालता है और क्रिस को फार्म पर ले आता है। वहाँ क्रिस को बचाने की पूरी कोशिश होती है, लेकिन बहुत ज्यादा इंजरीज और इन्फेक्शन की वजह से आखिरकार क्रिस की मौत हो जाती है। रीस कंप्लीटली टूट जाती है। पहले माँ और अब पिता, वो दोनों को खो चुकी थी। ग्लेन और रीस मिलकर क्रिस को उसी फार्म पर दफना देते, जहाँ अगली सुबह ग्लेन रीस को अपनी कार में बैठाकर उसके ग्रैंडफादर फ्रैंक के घर की लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है, जबकि उधर फ्रैंक भी खुद क्रिस और रीस को ढूंढते हुए निकल चुका था। रास्ते में उसे रोड के किनारे क्रिस की क्रैश्ड कार दिखती है, जहाँ पास में कुछ कपड़े भी पड़े होते हैं। फ्रैंक समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ बड़ा हुआ है। वो उसी दिशा में आगे बढ़ता है और ग्लेन के फार्म तक पहुँच जाता है, लेकिन तब तक ग्लेन रीस को लेकर निकल चुका होता है। फार्म में घुसते ही फ्रैंक को खून के निशान, गड्ढा खोदने के टूल्स और क्रिस के कपड़े मिलते हैं और यही फ्रैंक को समझ में आ जाता है कि उसका बेटा क्रिस अब मर चुका है और उसे यहीं पर दफनाया गया है। लेकिन रीस वहाँ पर नहीं होती है। फ्रैंक को फार्म में लगी एक फोटो से ग्लेन की पहचान होती है और वो फैसला करता है कि उसे रीस को ढूंढना ही होगा। जबकि दूसरी ओर ग्लेन रीस को कार में लेकर आगे बढ़ रहा होता है। तभी रास्ते में एक आदमी हेल्प मांगते हुए उनको रोकता है। ग्लेन गाड़ी रोकने से पहले रीस को पीछे छुपने को कहता है, क्योंकि अब किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है और रीस का डर सच निकलता है। वो छिपकर देखती है कि वो आदमी
मदद मांगने का नाटक कर रहा था। अब जैसे ग्लेन कार से बाहर आता है, वो आदमी उसे गोली मार देता है। ग्लेन को गोली मारने के बाद वो आदमी उसकी गाड़ी लेकर अपने ठिकाने की तरफ निकल जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि गाड़ी के पीछे रीस छुपी हुई है। डर के मारे वो एक सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही। वो बस यही देख रही थी कि ये आदमी उसे कहीं पर लेकर जा रहा है, जहाँ मौका मिलते ही उसे इस कार से भागना होगा। थोड़ा आगे जाते ही किस्मत से गाड़ी का ऑयल खत्म हो जाता, जिसके बाद वो आदमी पास ही में बनी एक कार रिपेयर शॉप पर रुक जाता और वहाँ से ऑयल चुराने लगता है। तभी शॉप का मालिक उसको देख लेता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। गोलियां चलने लगती है। इसी केओस का फायदा उठाकर रीस चुपचाप गाड़ी से उतरती है और बिना पीछे देखे जंगल की तरफ भागने लगती है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती। कुछ ही देर के बाद एक दूसरा आदमी उसको पकड़ लेता है। रीस को कुछ समझ आए उससे पहले ही उसे बेहोश कर दिया जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक घर के अंदर पाती है। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है जो ठंडी आवाज में कहती है कि अब रीस कहीं नहीं जाए, अब से वो यहीं पर रहेगी। उधर दूसरी ओर फ्रैंक को सड़क किनारे ग्लेन की लाश मिल जाती है। फार्म में लगी फोटो से वो उसको पहचान लेता है और समझ जाता है कि रीस इसी आदमी के साथ गई हो। फ्रैंक को यकीन हो जाता है कि उसकी पोती यहीं आसपास कहीं है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इधर रीस डिनर के दौरान एक और शॉकिंग ट्रुथ देखती है। उसे पता चलता है कि इस घर में रहने वाला आदमी जिसका नाम बिली वही इंसान है जिसने उसे पकड़ा था। और यहाँ पर सिर्फ रीस ही नहीं बल्कि एक और टीनेजर क्विन भी कैद है। दोनों से घर का सारा काम करवाया जाता है। रीस हिम्मत जुटाकर उन्हें अपनी पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि उसे बस अपने ग्रैंडफादर फ्रैंक तक पहुंचना है। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसको जाने दे, लेकिन बूढ़ी औरत साफ मना कर देती है। उसका कहना होता है कि बाहर अब कोई रूल्स नहीं बचे हैं, कोई लॉ नहीं और रीस को ढूंढने कोई नहीं आएगा। फिर वो औरत एक और डरावनी बात कहती है। वो रीस से कहती है कि अब वो यहीं रहेगी और उसके बेटे बिली से शादी करेगी। अगर उसने मना किया तो उसे भी क्विन की तरह बांध कर रखा जाएगा। रीस बाहर से तो शांत रहने की कोशिश करती है और कहती है कि वो सोचकर बताए, असल में वो बस भागने का मौका ढूंढ रही होती है। रात होते ही जब सब सो जाते हैं, रीस चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उस बूढ़ी औरत की नींद खुल जाती है। वो तुरंत बिली को भेजती है और बिली काफी देर तक रीस का पीछा करने के बाद आखिरकार उसे पकड़ लेता है। इस बार वो रीस को घर वापस नहीं लाता। वो उसे एक बैग में बंद करके जंगल में एक पेड़ से लटका देता है और सुबह होते ही एक भालू रीस को खाने आ जाता है। रीस को लगता है कि अब उसका अंत नजदीक है, लेकिन तभी बिली वहाँ पर पहुँचता है और उस भालू को मार देता है। असल में बिली जंगल में शिकार करके खुद और अपनी माँ का पेट भरता था। उसने रीस को सिर्फ सजा देने के लिए चारा बनाकर लटकाया हुआ था। इसके बाद बिली रीस को वापस घर लाता है और एक छोटे से डार्क स्टोर रूम में बंद कर देता है। रीस कई दिन उसी अंधेरे कमरे में बिताती है। फिर एक दिन उसको बाहर लाया जाता, जहाँ पर वही बूढ़ी औरत उससे पूछती है कि उसकी अक्ल अभी भी ठिकाने आई है या फिर नहीं। उसको साफ कहा जाता है कि अगर उसने बिली से शादी करने के लिए हाँ नहीं तो वो पूरी जिंदगी उसी अंधेरे कमरे में सड़ती रहे। रीस बिना डरे जवाब देती है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। उसके बेटे के साथ रहने से बेहतर है कि वो अंधेरे में मर जाए। ये सुनते ही वो औरत गुस्से में उसे फिर से कमरे में बंद करवा देती है। अब रीस को साफ समझ में आ जाता है कि ये लोग उसको कभी नहीं छोड़ेंगे और देर सवेर बिली उसके साथ जबरदस्ती भी कर सकता है। उसे खुद ही यहाँ से निकलने का प्लान बनाना होगा। धीरे धीरे वो आसपास पड़ी चीजों की मदद से अपने हाथों की रस्सी काट लेती है, लेकिन बाहर का दरवाजा लॉक्ड होता है और तभी उसकी नजर क्विन पर पड़ती है जो बाहर काम कर रहा होता है। रीस उसे इशारे से बुलाती है और उससे मदद मांगती है। वो क्विन को समझाती है कि अगर वो यहीं पर रहा तो पूरी जिंदगी गुलाम बनकर रहेगा। शुरुआत में तो क्विन डर जाता है क्योंकि बिली उसको बहुत मारता था, लेकिन रीस उसे कन्विंस कर लेती है कि बिना रिस्क के उन्हें कभी भी आजादी नहीं मिलेगी और आखिरकार क्विन हाँ कह देता है। अब मौका मिलते ही वो चुपचाप बूढ़ी औरत के पास से ताले की चाबी चुरा लाता है। क्विन रीस को आजाद करता है और वो दोनों पीछे के रास्ते से भाग निकलते बिना किसी को आवाज दिए। क्विन पहले ही रीस को समझा देता है कि बिली इस पूरे इलाके को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए अगर बचना है तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके उस घर और जंगल से दूर निकलना होगा। तभी वो दोनों पूरी ताकत लगाकर भागते रहते हैं, लेकिन उधर जैसे ही सुबह होती है बिली को पता चल जाता है कि क्विन और रीस दोनों भाग चुके हैं। बिना वक्त गवाए वो भी उनके पीछे निकल पड़ता। बिली पिछले कई हफ्तों से इसी जंगल में शिकार करता है, इसलिए उसे निशानों को फॉलो करना और तेजी से मूव करना बखूबी आता था। जबकि दूसरी ओर रीस और क्विन लगातार भागते भागते पूरी तरह थक चुके थे। ऊपर से कई दिनों से उन्होंने ढंग से कुछ खाया भी नहीं था।
इसीलिए मजबूरी में वो जंगल में ही जंगली बेरीज खाने लगती है। तभी पीछे से उन्हें बिली के कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। इससे साफ हो जाता है कि वो बहुत तेजी से उनके करीब आ चुका है। डर के मारे वो दोनों फिर से दौड़ पड़ते हैं। भागते हुए उन्हें गहरी खाई में गिरते गिरते बचता है। रीस किसी तरह उसको संभाल लेती है और वो दोनों मिलकर एक टूटे हुए पेड़ के तने के ऊपर चलकर खाई को पार कर लेते हैं। लेकिन तब तक बिली उनके काफी नजदीक आ चुका था, जो पीछे से उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। अब रीस और क्विन दोनों समझ जाते हैं कि जंगल में भागने के मामले में वो बिली को नहीं हरा सकते। यहीं पर रीस एक प्लान बनाती है। वो क्विन को इशारा करके पास की एक झील तक ले जाती है और दोनों पानी के अंदर छुप जाते हैं। ऊपर घना कोहरा छाया होता है, जिसकी वजह से बिली उन्हें देख नहीं पाता है और वो वहाँ से आगे निकल जाता है। जहाँ कुछ देर के बाद वो दोनों चुपचाप पानी से बाहर आते हैं और दूसरी दिशा में भागने लगते हैं। लेकिन बिली इतना आसान टारगेट नहीं था। उसे शक होता है और वो वापस लौट आता है और तभी अचानक उसकी नजर रीस पर पड़ जाती है और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पीछे से क्विन हिम्मत करके बिली के ऊपर हमला कर देता है। इस झड़प में बिली की गन फिसलकर रीस के पास गिर जाती है। रीस देखती है कि बिली अब क्विन पर पूरी तरह हावी हो चुका है। क्विन भी बार बार इशारों में रीस से कहता है कि गन उठाकर बिली को शूट कर दे, लेकिन रीस गन तो उठा लेती है लेकिन उसको चला नहीं पाती है। ऊपर से वो किसी इंसान की जान लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, पर फिर भी क्विन को बचाने के लिए वो डर के बावजूद निशाना साधने की कोशिश करती है और तभी गोली चलने की आवाज आती है। बिली वहीं पर ढेर हो जाता है। क्विन बच जाता है। रीस शॉक्ड में पीछे मुड़कर देखती है क्योंकि ये फायर उसने नहीं किया था। उसके पीछे उसके दादाजी फ्रैंक खड़े होते हैं, जो पिछले कई हफ्तों से उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए और फाइनली आज आखिरकार उन्होंने रीस को ढूंढ ही लिया था। रीस दौड़कर फ्रैंक को गले लगा लेती है। इतने हफ्तों तक जो दर्द, डर और तकलीफ उसने झेली थी, उसके बाद उसे अपने दादा को फिर से देखने की उम्मीद तक नहीं बची थी। जिसके बाद इस कहानी में कुछ महीने का टाइम जंप आता है। फ्रैंक, रीस और क्विन दोनों को सुरक्षित अपने घर ले आया था। बाहर की दुनिया अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। उस ब्लैकआउट के बाद से कभी भी कहीं बिजली वापस नहीं आई, लेकिन फ्रैंक ने अपने घर में सब इंतजाम कर रखे थे। जंगल के बीच बसे इस घर में वो तीनों मिलकर खेती करते और अपना खाना खुद उगाते। ये जगह इतनी अंदर होती है कि कोई बाहरी इंसान यहाँ तक पहुँच नहीं सकता है। रीस, जिसने रास्ते में अपने पिता समेत कई लोगों को मरते देखा था, जिसे बिली और उसकी माँ ने बंधक बना कर रखा था, अब आखिरकार सेफ जगह पर पहुंच चुकी थी। क्विन भी उसके साथ था, जो अब उसका साथी बन चुका और अब वो तीनों यहीं पर साथ रहेंगे, चाहे बाहर की दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो जाए। जिस होपफुल एंडिंग के साथ ये पूरी फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।